चलो भाई, तो आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है और चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। देखो टेक्निकली ये चैप्टर तो क्या, ये यूनिटी नहीं शुरू हो रही है आपकी, आ रही बात समझ में। इनऑर्गेनिक कंप्लीट आपकी फिनिश हो गई है। अब शुरू कर रहे हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री टोटल कैलकुलेशन बेस्ड पर है। कैसी है भाई? कैलकुलेशन बेस्ड पर है, न्यूमेरिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल केमिस्ट्री एक तरह से। कैलकुलेशंस यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने वाली है। तो मोल कॉन्सेप्ट में बच्चे केमिस्ट्री से घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? खाली मोल कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं फिजिकल केमिस्ट्री को भी लेकर के। तो फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चे घबरा जाते हैं बेसिकली कैलकुलेशन को लेकर के। बच्चे की कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम आती है बच्चों को ज्यादातर कैलकुलेशन में। अब जब प्रॉब्लम कैलकुलेशन की आ रही है तो बच्चा उस कैलकुलेशन की प्रॉब्लम को क्या मान लेता है? कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम मान लेता है। तो इसीलिए आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आए, और खासकर फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको अपनी केमिस्ट्री की फिजिकल की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो आपको टेबल मालूम होना चाहिए, 1 से लेकर 30 तक पहाड़े याद हो। आ रही बात समझ में? सर क्यों याद हो? इसलिए याद हो ताकि आप कैलकुलेशन को फास्ट कर पाएं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पास में शॉर्ट मेथड आना चाहिए किसी चीज को मल्टीप्लाई करने का और किसी चीज को डिवाइड करने का। समझ में आ रही बात? यानी आप किसी चीज को जोड़ रहे या सब्सट्रैक्ट कर रहे, बड़ा नंबर है कोई, तो उनको ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक आपको मालूम होनी चाहिए कि वो कैसे मल्टीप्लाई होंगी और कैसे उनको क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। या जल्दी जल्दी एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो यूजुअली सब कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है मल्टीप्लीकेशन में। मान लो 3 डिजिट आ गए, 728, 728, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ गया। अब इसमें आप 2-4 मिनट तो वैसे ही खपा दोगे, लेकिन 2-4 मिनट अगर आप वहां पर खपा रहे हैं, मतलब आप ये मान करके चलिएगा कि कोई आपसे आगे जाएगा। ये कंपटीशन है, एक रेस है, रेस में आपको आगे रहना ही जरूरी है। समझ में आ रही बात? तो भैया आपको कुछ चीजें यहाँ पर अपना क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? शुरू करें, चलिए। तो चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। टेक्निकली ये पार्ट है चैप्टर का, आपके एनसीईआरटी 11th का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आ रही बात समझ में? और वो जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके बाद उसके बीच में ही एक पार्ट है मोल कॉन्सेप्ट का। तो बेटा हम उस पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम जिस यूनिट को कवर कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट के नाम से, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम उसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम मोल के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसके अलावा उसके बाद हम कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट को देखने वाले हैं। उसके बाद में हम परसेंटेज कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन के बाद में एम्पेरिकल फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, और एम्पेरिकल फॉर्मूला के बाद में लास्ट में क्या बात करने वाले हैं, हम लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। कुछ यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म्स में, क्योंकि इससे अगला जस्ट चैप्टर जो हमारा शुरू होगा उस चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है, तो जो काफी पोर्शन है यहाँ का वो वहां पर कवर करा देंगे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, जो हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बेटा ये चीजें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। एटॉमिक मास को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सारी चीजें आपको ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो आज जो हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं बेटा, वो किसके बारे में शुरू करने वाले हैं? मोल के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं भैया अपना। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लगा देता हूं। हेडिंग का नाम है हमारा मोल। क्या है भैया? मोल। ये मोल वो मोल नहीं है जिसे हम चुचुंदर बोल देते हैं, आ रही बात समझ में? वो मोल नहीं है। या जैसे तिल वगैरह या मस्सा वगैरह हो जाता है उसे भी मोल बोलते हैं, ये वो मोल नहीं है। ये बेटा एक एसआई यूनिट है जो इन्वॉल्व होती है, जो यूज होती है कहां पर? केमिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले तो आपने यही ध्यान रखना है कि मोल क्या होती है बेटा? मोल होती है एसआई यूनिट जो कहां इन्वॉल्व होती है, जो इन्वॉल्व होती है केमिस्ट्री की कैलकुलेशंस में। समझ में आ रही बात आपको? आपको सर ने शुरू में बताया भी होगा कि भैया फिजिकल क्वांटिटीज टोटल 7 होती है, बताइए होंगी ना। 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है, लेंथ होती है, मास होती है, टाइम वगैरह होता है, आ रही बात समझ में? उसके अलावा उसमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी वगैरह, करंट भी होती है उसके अंदर। उसी में एक और फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम मोल होता है। करंट भी होती है, आई बात समझ में? तो मोल जो होती है वो आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, और मोल आपकी एसआई यूनिट है केमिस्ट्री के अंदर कैलकुलेशंस करने की। क्यों सर? स्पेसिफिकली क्या है? देखो केमिस्ट्री में हम डील करते हैं बेसिकली एटम्स को लेकर के, मॉलिक्यूल्स को लेकर के, करते हैं नहीं करते? नंबर ऑफ एटम्स को लेकर के बात कर रहे, मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करें, तो हम एटम्स और मॉलिक्यूल इतने बारीक लेवल पर जाकर, इतने फाइन पार्टिकल्स पर जाकर हम बात कर रहे हैं, तो उनकी कैलकुलेशंस करने के लिए हमने एक यूनिट बना ली जिसका नाम क्या है? जिसका नाम हो गया हमारा मोल हो गया। समझ में आ रही बात आपको? क्लियर है? अच्छा, मोल को रिप्रेजेंट किया जाएगा, हम मोल को रिप्रेजेंट MOL से भी लिख सकते हैं, आ रही बात समझ में? ये इसका रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है। और अगर मैं इसका सिंबल की बात करूं तो एक सिंगल सिंबल इसका क्या आता है? N आता है। वो भी आपने क्या रखना है बेटा? ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात?
तो बेसिकली आज की क्लास में हम मोल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि मोल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो हम देखेंगे। इसके न्यूमेरिकल, इसके पीवाईक्यू आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 1 11th क्लास की एनसीईआरटी, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आ रही बात समझ में? और क्वेश्चन का वेटेज वो यहीं से लेकर के चलेंगे, यहाँ से। उससे पहले में जो बेसिक वगैरह है वहां से इतनों को क्वेश्चन का वेटेज आपको देखने नहीं मिलेगा। ठीक है भाई? अरे क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए, तो भैया हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है भाई साहब मोल। क्या कैलकुलेट करना? मोल। अब मुझे एक बात बताइएगा, मोल कैलकुलेट करने के कितने तरीके हैं? सर मोल कैलकुलेट करने के हमारे पास में तरीके हैं 3। कितने तरीके हैं जी बाबूजी? 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। 3 तरीके कौन कौन से हैं? इसके लिए पहले आपको कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल पकड़ने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात? इमेजिन कीजिएगा, आप गए दूध वाले भैया के पास। किसके पास गए? दूध वाले भैया के पास। आपने दूध वाले भैया के पास जाके बोला कि भैया दूध वाले ने कहा हाँ भाई बता क्या बात है? क्या लगा? दूध वाले भैया हम ना नीट की तैयारी कर रहे और हमारे कॉन्सेप्ट ना बहुत मजबूत है। अब दूध वाले भैया बोले तो भाई हम क्या करें फिर, अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे तो आप हमें एक काम करो, आप हमें 5 दर्जन दूध दे दो। आप हमें क्या दे दो? 5 दर्जन दूध दे दो। अब दूध वाले के हाथ में जो वो होगा ना डब्बा, जिससे वो दूध नापता होगा, वो वही डब्बा आपके मुंह पे फेंक के मारेगा। बताओ क्यों मारेगा? 5 दर्जन मांगा आपने दूध। समझ में आ रही बात? आप वहां से पिटपुटा के आ गए। जैसे है ना कि बहुत सारे लोग बिना मतलब के लजदे फिरो जहां फालतू में लजदे फिरो जहां, वही वाला काम है। आप वहां से पिटपुटा के आ गए। अब मम्मी ने आपसे बोला भी था, कहने लगा भैया दूध लेके जब तू उधर से आएगा तो रास्ते में क्या पड़ती है भैया? मार्केट पड़ती है, तो वहां से टमाटर लेने आ जाना। हाँ टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार हैं। अब आप ये गुनगुनाते जा रहे पिटने के बाद में, आप पहुंचे टमाटर वाले भैया की दुकान पे। आपने टमाटर वाले भैया को कहा, टमाटर वाले भैया हाँ। कहने लगा हम नीट की तैयारी कर रहे। बोला फिर मैं क्या करूं? कहने लगा हमें एक काम कर, 2 लीटर टमाटर दे दे। टमाटर वाले के हाथ में पलटा था जिसमें वो सामान तोल रहा था, वो वही पलटा तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारेगा। आपके समझ में नहीं आ रहा यार पिट क्यों रहे? आ रही बात समझ? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्लियर है? फिर आप पहुंचते हैं कहां पर? आप पहुंचते हैं मतलब किसी और दुकान पर पहुंचते, केले वाले के पास पहुंच गए मान लो फॉर एग्जांपल। आपने जाके केले वाले भैया को बोला कि भाई साहब केले क्या भाव दिए? उसने कहा, कहने लगा 50 रुपए दर्जन। एक एग्जांपल लेते हैं। आपने बोला कि केले वाले भैया हम नीट की तैयारी कर रहे। कहने लगा नीट की तैयारी कर रहे तो मैं क्या करूं? कहने लगा केले वाले भैया आप हमें एक काम कर दो यार, आप हमें 2 लीटर केले दे दो। अब केले वाला क्या करेगा? केले का गुच्छा उठाएगा, वो आपको मारना शुरू कर देगा। समझ में आ रही बात? फिर आप घर आए, घर आकर आपने सारी कहानी अम्मी को बताई। अम्मी ने झाड़ू से फिर आपकी सुताई करी। आपके समझ में नहीं आ रहा कि आप पिट क्यों रहे? समझो मेरी बात को। आपके समझ में क्या नहीं आ रहा कि आपकी कुटाई हो किस वजह से रही है? आपने विचार किया, आप अगले दिन कोचिंग के अंदर आए, आप आए मेरे पास में, आपने कहा सर इस तरह का वाकया होगा, मैं क्यों पिट रहा? मेरी समझ में बात नहीं आ रही। फिर मैंने आपको बताया कि भैया आप क्यों पिट रहे? क्योंकि जो आपके सामान की मेजरमेंट की यूनिट थी वो आपने गलत ले रखी थी। आप दूध लेने के लिए गए थे जो कि एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और लिक्विड फॉर्म की इस चीज को मेजर करने के लिए हम कि उसका इस्तेमाल नहीं करते, किलो का या दर्जन का इस्तेमाल नहीं करते, हम लीटर का यूज करते हैं। तो जैसे दूध को नापने के लिए यूनिट क्या है? वो लीटर है। फिर आप टमाटर वाले भैया के पास में गए, टमाटरों को आप लीटर या दर्जन में नहीं नापा करते, किसमें नापते हैं? किलो के ग्राम के अंदर नापते हैं भैया। आ रही बात समझ में? फिर आप पहुंचते बनाना वाले भैया के पास में, तो बनाना जो है आपके वो क्या होते हैं भैया? वो दर्जन में आते हैं बेसिकली, हालांकि कुछ जगह पर किलो में भी देखने मिलते हैं, लेकिन वो एक अलग चीज है। मैं काउंटिंग की बात कर रहा, समझ में आ रही बात? वो आपको लीटर में नहीं मिलेंगे। इसका मतलब कि आपने अपने आसपास के सब्सटेंस को 3 यूनिट में 3 तरह से डिवाइड किया, 3 तरह से आपने उसे क्या किया? स्टडी किया। सबसे पहले उसकी क्वांटिटी यानी कि नंबर के फॉर्म में, दर्जन वाली बात है जिसे हम बोलते हैं, फिर हम बात करते हैं उसके वेट के फॉर्म में, फिर हम बात करते हैं उसके वॉल्यूम के फॉर्म में। समझ में आ रही बात? बिल्कुल उसी तरह मोल को भी मेजर करने के हमारे पास में तरीके हैं 3। कितने तरीके हैं भाई? 3 तरीके हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम मोल कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। किसके टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हैं भैया? नंबर के, या फिर यहां पर हम क्या बोलेंगे? क्वांटिटी, जो मेजरेबल क्वांटिटी होती है। समझ में आ रही बात? उसके बाद में हम मोल कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वेट, और केमिस्ट्री के अंदर मास और वेट दोनों ही क्या होगा? एक होता है, ध्यान रखिएगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है भाई? केमिस्ट्री के अंदर मास और वेट क्या होता है?
सेम होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। यहां तक बताओ पहले आपकी कहानी समझ में आई या नहीं आई? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये। आपके समझ में मोल का कॉन्सेप्ट आ गया तो बहुत आपके काम होने वाले हैं। बिना मोल के आपके कई सारे चैप्टर, कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर के ऊपर से साफ जाएंगे। ध्यान रखना, पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम का चैप्टर है, उसकी लंका लग जाएगी। पूरा का पूरा सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, उसकी लंका लग जाएगी। आ रही बात समझ में? मैंने फिजिकल केमिस्ट्री बहुत सारी बेकार हो जाएगी आपके इस मोल के चक्कर में। अगर आपने ये मोल ना समझा तो ये मोल कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बड़ी चीज है। इसकी जरूरत नहीं है बेटा ऐसे बंद कर दे बुक को, किताब को बंद कर दे, बाद में काम आएगी। ठीक है, हाँ भाई समझ में आ रही बात? तो मोल कैलकुलेट कर रहे हैं हम कितने टर्म्स में? 3 टर्म्स में। इन टर्म्स ऑफ नंबर या क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ आपके वेट हो गया, और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हो गया। आ रही बात समझ में? अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आप मार्केट में क्या लेने गए? आप मार्केट में बनाना लेने गए। क्या आपको नहीं मालूम है कि बनाना को दर्जन में खरीदा जाता है? खरीदा जाता है। अच्छा बताओ, अगर आपने दुकान में से 12 बनाना खरीदे तो कितने दर्जन हो गए? वो 1 दर्जन हो गए। आपने 24 बनाना खरीदे तो कितने दर्जन हो गए? 2। ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि 5 दर्जन बनाना परचेज करके लाओ। कितने दर्जन भैया? 5 दर्जन बनाना परचेज करके लाओ। तो कितने बनाना आएंगे उसके अंदर? 60 आएंगे। 60 कैसे कैलकुलेट किया तुमने? 12 गुणा 5। ऐसे करा कि नहीं करा? क्या आपको नहीं मालूम है कि 1 दर्जन की क्वांटिटी, 1 डजन की क्वांटिटी 12 नंबर में होती है? हाँ या ना? 12 क्यों होती है भाई? कोई रीजन है इसके पीछे का? इसका हमें नहीं मालूम है। किसी न किसी ने तो क्राइटेरिया सेट किया होगा। हालांकि वो भाई साहब 10 की भी सेट कर सके था, क्योंकि 10 का हमें इजी पड़ जाता। भाई 10 अगर तू कर देता, तेरा क्या बिगड़ जाता भाई? 1 दर्जन में 10 काउंट कर लेता, इजी पड़ जाता। लेकिन क्या था, खाज हो रही थी भैया, तो कितने कर दिए? 12 कर दिए। आ रही बात समझ में? बिल्कुल जैसे 1 दर्जन में 12 की क्वांटिटी होगी, वैसे ही हमने माना कि 1 मोल में अगर हमें कोई क्वांटिटी करनी है तो वो उस क्वांटिटी का नंबर होगा एवोगैड्रो नंबर के बराबर। किसके बराबर होगा भैया? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं क्योंकि मेरे अभी 2 मिनट बाद काम में आने वाला है। तो अगर मैंने कहा कि 1 दर्जन में 12 केले आएंगे, 1 दर्जन में 12 एप्पल आएंगे, 1 दर्जन में 12 फ्लावर खरीद कर लेकर के आऊंगा, बिल्कुल उसी तरह से 1 मोल अगर मुझे सब्सटेंस परचेज करना है तो उसके लिए मुझे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंटिटीज बोलेंगे इसे या पार्टिकल बोलेंगे, ये परचेज करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? मैं गया फूल वाले भैया के पास, मैंने फूल वाले भैया को कहा कि भाई मुझे 1 मोल रोज के फ्लावर दे दे। क्या बोला मैंने उसे? 1 मोल रोज के फ्लावर दे दे। तो वो मुझे कितने फ्लावर काउंट करके देगा? वो मुझे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 फ्लावर को काउंट करके दिया जाएगा। और इस नंबर को देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था भैया? एवोगैड्रो। इसीलिए इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर के नाम से जाना जाएगा। बोलो भाई, रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन और नीचे क्या लगा दिया? ए से। यहां तक समझ में आ रही बात? नहीं आ रही मेरे ख्याल से? आ रही है ना? क्लियर है बात? वो तुम बताओ यहां पर। तो ये क्या है? ये माना है हमने, जैसे 1 दर्जन में 12 माना ना हमने, ऐसे ही 1 मोल में क्या मान लिया? हमने मान लिया। साइंटिस्ट ने क्या दी थी? कैलकुलेशन दी थी, पहली बात। अब दूसरी कैलकुलेशन देखिएगा। क्या आपको नहीं पता कि 1 दर्जन में 12 केले आएंगे? क्या आपको नहीं पता कि 2 दर्जन में 24 केले खरीद करके लाऊंगा? क्या आप मुझे बताइएगा कि अगर आपको 30 केले खरीदने हैं तो वो 30 केले कितने दर्जन हुए? कितने दर्जन? 2.5 दर्जन। कैसे निकाले आपने? 2 दर्जन के 24 और 6 हो गए उसके आधे। यानी कैलकुलेशन तो आपको आती है, तो फिर प्रॉब्लम कहां करते हैं सर हम? धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस 30 का दर्जन की क्वांटिटी निकालने लगूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 30/12? ऐसे क्यों लिखा उस पर भी आ जाओ। आपको मालूम है कि 12 किलो में कितना आएगा? 1 दर्जन, 1 डजन आएगा। तो 1 बनाना कितना हो जाएगा? 1/12 डजन। तो 30 बनाना कितने हो जाएंगे भैया? 1/12 इंटू में क्या हो गया? 30 हो गया। तो ये ऐसे ही तो आया कि नहीं आया? निकल गया। नोट करो, जो आपको क्वांटिटी दी गई है, जो कि वेरिएबल क्वांटिटी होती है, वो कहां रखी है आपने? ऊपर। और जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो कहां रखी आपने? नीचे। रखी कि नहीं रखी? इसी तरह से अगर ये तो आपने 1 मोल का
वैल्यू पता कर ली कि सर मेरा 1 मोल का मतलब इतना होगा, 1 मोल का मतलब इतना होगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपको कुछ भी क्वांटिटी मौजूद है, कुछ भी क्वांटिटी आपको दे रखी है और बेटा उस क्वांटिटी में आपको क्या निकालना है, उस क्वांटिटी में आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू जो भी उस क्वांटिटी का नंबर आपको गिवन होगा उसको डिवाइड कर देना है किससे, एवोगैड्रो नंबर से। बोलो भाई हाँ या ना, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। जैसे ये वैल्यू फिक्स थी वैसे ही एवोगैड्रो नंबर फिक्स है, जैसे ये वैल्यू तुम्हें गिवन थी इसी तरह से वैल्यू क्या होगी, गिवन होगी। तो मोल का जो पहला फॉर्मूला आपके सामने बेटा निकल करके आया वो क्या है, वो है आपका क्या है भैया, मोल का फॉर्मूला नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। बोलो भाई यहां तक समझ में आ रही कि नहीं आ रही कहानी है भाई? अरे बताओ भाई यहां तक कहानी समझ में आ रही क्या है? चलो तो होता है ठीक, यहां तक कहानी समझ में आ रही ना, कोई टेंशन वाली बात है? चलिएगा अब हम बात करते हैं किसके बारे में सर, अब हम बात करते हैं भैया दूसरी तरह से कैलकुलेट करने के बारे में। क्या आपको नहीं पता कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, होंगे 2 किलो में 2000 ग्राम, 3 किलो में 3000 ग्राम, 6500 ग्राम में कितने किलो होंगे, 6.5 किलोग्राम। कैसे कैलकुलेट किया, 6500 डिवाइडेड बाई 1000। ध्यान से सुनना, बिल्कुल उसी तरह से जब आप क्या कर रहे हैं, वेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपने 1 मोल की कुछ ना कुछ वैल्यू तो माननी पड़ेगी, हाँ या ना? तो जिस तरह से आपने वेट को माना तो यहाँ पर 1 मोल किसके बराबर होता है भैया, आपका 1 मोल बराबर होगा मोलर मास के। मोलर मास या फिर क्या बोलेंगे इसे हम, मोलर वेट के नाम से। मैं इसे क्या बोलूंगा, मोलर वेट के नाम से जानूंगा। यानी कोई भी कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस आपको दिया गया है उसका जो भी मोलर मास होगा, उसका जो भी मोलर वेट होगा वो किसके बराबर होगा, वो 1 मोल के बराबर होगा। ये हमने मान लिया, समझ में आ रही बात? अब मोलर मास मैंने आपको निकालना सिखाई दिया था, हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट मोलर मास की लिस्ट है मेरे पास में, वो मैं आपको दे दूंगा, वो आपके काम की है, उसको देख लीजिएगा। उसमें कुछ बता दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपको यहाँ पर एक बता दूंगा, मतलब बेसिकली कि मोलर मास कैलकुलेट कैसे किया जाता है, एक बार फिर रिपीट कर देंगे, ठीक है? तो वेट को कैसे मेजर किया भैया हमने, मोलर वेट में, यानी कि 1 मोल की क्वांटिटी हमने कितनी मानी, मोलर वेट मानी, हाँ या ना? समझ में आ रही बात? अब अगर वेट के अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, वेट के अकॉर्डिंग बेटा आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जो भी आपको वेट गिवन होगा, हाँ या ना? जैसे मैंने आपको कहा कि 6500 ग्राम वेट गिवन है, उसको डिवाइड कर दोगे स्टैंडर्ड वैल्यू, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, वो होती है आपके मोलर वेट। समझो भाई, नहीं यार समझो बात, आ गई क्या? बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपको कहा कि 1 किलो में 1000 ग्राम, 2 किलो में 2000 ग्राम, 3 किलो में 3000 ग्राम, तो 6500 ग्राम में कितने किलो होंगे, तो आपने कैलकुलेट किया 6500 डिवाइडेड बाई 1000। और वो क्यों किया आपने, वो इसलिए किया कि 1000 आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड को आपने नीचे रखा और जो डाटा आपको गिवन होगा वो आप कहां रख रहे हो, ऊपर। यहां से आप आइडिया ले चुके होंगे कि स्टैंडर्ड डाटा हमेशा नीचे आएगा और जो आपका गिवन डाटा होगा वो क्या रहेगा, वो ऊपर आने वाला है। उससे हमने क्या मान लिया, ये वेट वाला फॉर्मूला निकाल लिया। नहीं आ रही समझ बात? अरे आ गई ना, क्लियर है? चलिएगा अब अगला हम निकालते हैं भाई, यहां पर अगली तीसरी क्वांटिटी किसके रेस्पेक्टिव है, वॉल्यूम के रेस्पेक्टिव। क्या आपको नहीं पता कि 1 लीटर में 1000 ml है? तो जब आपको ये मालूम है तो एक डाटा और याद रख लो कि 1 मोल में कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 लीटर, बस। समझ में आ रही बात? आप दूध वाले भैया के पास गए, आपने अब बोले आपसे कि दूध वाले भैया हाँ कि मैं नीट की तैयारी करा, तो मैं क्या करूं, मुझे 1 मोल दूध चाहिए। अब दूध वाले ने कहा यार, दूध वाला भी केमिस्ट्री पढ़ा था, बायोकेम से पढ़ के गया था बेचारा। अब दूध वाले ने क्या बोला, कहने लगा यार तो मोल की बात कर रहा, मोल मतलब कितना, 22.4 लीटर। वो आपको कितना दूध देगा, 22.4 लीटर मिल्क आपको प्रोवाइड कराएगा। समझ में आ रही बात आपको? तो इस बार ठीक है, इस बार आपके टमाटर वाले भैया के पास में, आपने टमाटर वाले भैया को बोला कि टमाटर वाले भैया मुझे 2 मोल टमाटर दे दे। तो टमाटर वाले ने भी केमिस्ट्री पढ़ी थी, उसने कहा कि 1 मोल टमाटर का मुझे क्या चाहिएगा, पहले मॉलिक्यूलर वेट चाहिएगा, मोलर वेट चाहिएगा। आ रही बात समझ में? फिर वो 2 मोल उसी के अकॉर्डिंग दे देगा आपको। आ रही बात समझ? इस बार आप बनाने वाले भैया के पास में गए कि बनाने वाले भैया मुझे 2 मोल बनाना चाहिए, तो बनाने वाला जानता है कि 1 मोल में डाटा कितना है, 6.022 × 10⁻23, तो 2 में कितना होगा, इसका डबल हो जाएगा, कहानी खत्म। उसी तरह से ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड डाटा है।
अगर आपसे नंबर ऑफ मोल्स यहां से पूछ लिए जाएं तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको जो भी वॉल्यूम मिलेगा, लेकिन वो किस में मिलना चाहिए, लीटर में, उसको डिवाइड करना पड़ेगा 22.4 से। समझ में आ रही बात? सर अगर कभी लीटर ना दिया गया, एमएल दिया गया हो, कोई बात नहीं, इसको एमएल में कन्वर्ट कर लो। 1 ml में कितने होंगे भैया, 1000 ग्राम। अब 1 लीटर में, सॉरी, 1 लीटर में कितने ml होंगे, 1000 ml। 2 में कितने होंगे, 2000। 22.4 में कितने होंगे, 22,400। याद रखिएगा। तो जब आपका वॉल्यूम एमएल में गिवन है तो क्या डाटा मिलेगा आपको, 22,400। ये नंबर ऑफ मोल्स का आपको क्या मिलने वाला है भाई, डाटा मिलने वाला है। बोलो यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं है? अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, बढ़ जाऊं आगे, कोई परेशानी नहीं, चलिएगा। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के हमारे पास में 3 फॉर्मूले आ गए, जिनको मैं क्या कर देता हूं, जिनको बेटा मैं एक साथ ही कंक्लूड कर देता हूं। और वो फॉर्मूले क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, सबसे पहला आता है गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, बराबर में क्या आएगा, वेट अपॉन मोलर वेट, बराबर में क्या आएगा, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, या फिर वॉल्यूम इन एमएल अपॉन में क्या आएगा, 22,400। बोलो भाई यहां तक के कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अरे आई क्या, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये जो वॉल्यूम निकाला ना तुमने, ये निकाला एसटीपी पर। क्या निकाला भैया, एसटीपी पर। अब एक चीज और समझ लीजिएगा, आप केमिस्ट्री में 2 टर्म बड़ी फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, एक करेंगे एसटीपी की और एक करेंगे एनटीपी की। एक क्या करेंगे भाई, एसटीपी, और एक करेंगे एनटीपी। तो उसी के बारे में मैं आपको बात कर देता हूँ। 2 यूनिट है, एक क्या है एसटीपी और एक क्या होती है हमारी एनटीपी। S4 स्टैंडर्ड, S4 कितना हुआ, स्टैंडर्ड। T4 क्या है भैया, टेम्परेचर। P4 क्या हो गया, प्रेशर। आ रही बात समझ में? N4 क्या हो गया आपका, नॉर्मल। T4 क्या हो गया आपका, टेम्परेचर। और P4 क्या हो गया आपका, प्रेशर। तो 2 यूनिट आपको यहां पर क्या रखनी है भैया, ध्यान रखनी है। एसटीपी पर जो स्टैंडर्ड कंडीशन है वो टेम्परेचर कितना होगा, ये टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 273 केल्विन का, याद रखना है। आई बात समझ में? प्रेशर कितना है, प्रेशर होगा 1 atm का। और जो नॉर्मल टेम्परेचर हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं वो यूजुअली 20 डिग्री सेंटीग्रेड का, यानी कि 293 केल्विन का टेम्परेचर होगा। और प्रेशर यहाँ पर भी कितना होगा, 1 atm का। तो फंडा ये है कि एसटीपी और एनटीपी पर केवल और केवल किस चीज का डिफरेंस आता है, टेम्परेचर का डिफरेंस आता है। एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैलकुलेट किया जाएगा और एक आपके 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैलकुलेट किया जाता है। हालांकि डिग्री सेल्सियस ऐसा यूनिट नहीं होती, ऐसा यूनिट केल्विन है। इसीलिए यहां पर मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका किसके बराबर होगा, 273 केल्विन के बराबर होगा। इसमें 20 जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, 293 केल्विन यहां पर होता हुआ नजर आएगा। तो ये भी चीज आपके काम की है, एसटीपी और एनटीपी। आ रही बात समझ में? ऐसा नहीं है कि भैया आपके क्वेश्चन में कोई इतना बड़ा फर्क पड़ जाएगा, लेकिन यहां से ऐसे क्वेश्चन जिनमें टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट होता है वहां पर डिफरेंस हो सकता है, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चंस के अंदर बड़ा फ्रिक्वेंटली ये चीज हमारे पूछी जाती है। समझ में आ रही बात? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? उसके बाद में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझिएगा डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको बड़ी कॉमनली टर्म मिलेगी डेंसिटी के बारे में, खास करके स्पेसिफिक ग्रेविटी को लेकर के। तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या है, देखिएगा। हम जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर ml। आ रही बात समझ में? ये आपको पता होना चाहिए, आपका स्टैंडर्ड डाटा है भाई। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है। तो 1 ग्राम पानी 1 ml जब आप लेते हैं तो उसकी डेंसिटी कितनी आती है, 1 ग्राम पर ml निकल के आएगी। ठीक है, इस डाटा को कैसे आया कोई जरूरत नहीं है, बस आपने क्या रखना है, आपने ध्यान रखना है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है हमारी, 1 ग्राम पर ml की हमारी डेंसिटी होती है। समझ में आ रही बात? अब एक टर्म आती है बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या आती है भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे उसमें मिलेगा आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब, मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप यहाँ पर क्या ना हो बेटा, कंफ्यूज ना हो। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है कि किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाटर। आ रही बात समझ में? किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाटर, वो आपकी क्या कहलाई जाएगी, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। यानी कि अगर आप पानी से कंपेयर कर रहे हैं कि पानी के मुकाबले में ये भारी है कि हल्का है, तो उसी कैलकुलेशन को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, कुछ नहीं है। समझ में आ रही बात आपके? क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होगी यहाँ पर, ये तो 1 होगा।
भाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर हो जाएगा भैया, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है आपका वो बराबर हो जाएगा डेंसिटी ऑफ उस सब्सटेंस के। समझ में आ रही बात। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा। मान लो मेरे पास में मरकरी है, मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो होती है 13.8 ग्राम पर ml। कितनी होती है भैया, 13.8 ग्राम पर ml है। अब मैंने कहा कि मुझे आप मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करके दीजिएगा। तो मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी है 13.8 ग्राम, डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर ml। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आ जाएगी, ये 13.8 ही आ जाएगी। समझ में आ रही बात। सर आप क्यों बता रहे, आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज इतना। जब आप करोगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ोगे ना और मास की टर्म्स को आप वॉल्यूम वाली टर्म्स में जाने के लिए चेंज करोगे ना, तो वहां पर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला पोर्शन मिल जाएगा। समझ में आ रही बात। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ये चीज आपको क्या होनी चाहिए बेटा, ये चीज आपके यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है। अगेन मोल का फॉर्मूला याद रखना है आपको। मोल का फॉर्मूला क्या है कि नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये नंबर के रेस्पेक्टिव है। वेट अपॉन मोलर वेट है, वॉल्यूम अपॉन 22.4 है। सॉलिड, लिक्विड और गैस पे ये तीनों फॉर्मूले अप्लाई होंगे। सॉलिड हो, लिक्विड और गैस हो, तीनों फॉर्मूले क्या होंगे, अप्लाई होंगे। पहला और दूसरा फॉर्मूला यूजुअली ये भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन ये आपका स्पेसिफिकली यूजुअली हम क्या नहीं करते, यूजुअली हम काउंट नहीं करते। गैस का कैलकुलेशन हम बेसिकली वॉल्यूम के रेस्पेक्टिव में करते हैं। आ रही बात समझ में, कितना लीटर गैस भरी, इस तरह से समझ में आ रही बात। तो ये आपने क्या रखना, ये आपने बेटा ध्यान रखना, ठीक है। अभी अच्छा, अभी एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताता हूं बेटा एटॉमिक मास का। हालांकि मैंने आपको पहले बताया था, आपको 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक मास याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए भैया, 1 से लेकर के 30 तक एटॉमिक मास क्या होने चाहिए, आपके याद होने चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसकी मैंने ट्रिक आपको पहले भी बताई थी। एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे भैया, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा Z से। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, Z से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं 1 से लेके 20 तक, जो आपके 1 to 20 एटॉमिक नंबर है ना, तो जो आपका, ध्यान से देखना, जो आपका बेटा इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है, तो वो उसका एटॉमिक मास किसके बराबर होगा, A बोलते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है आपका, एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे A से। तो जो उसका एटॉमिक मास आएगा वो किसके बराबर आएगा, 2Z के बराबर आएगा। और जो आपका ऑड होगा, ऑड का जिसका एटॉमिक नंबर ऑड होगा, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, इन वालों की बात कर रहा हूं मैं। इसमें किसकी बात कर रहा हूं मैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये ऑड में क्या आएगा, ये ऑड में वैल्यू जाती है 2Z + 1 से। तो ये चीजें क्या रखनी है, आपको ध्यान रखनी है। इसके एक्सेप्शन क्या थे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, ऑड है, तो एटॉमिक मास इसका कितना होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन है कितना, 1 है। दूसरा फॉर्मूला आता है आपका बेरिलियम का। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना, 4 है। इवन है कि ऑड है, इवन है, तो इसके हिसाब से क्या आना चाहिए था, 2Z, यानी कि 2 × 4 = 8 होना चाहिए था, लेकिन इसका कितना आया, 9 आया। उसके बाद में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना है, एटॉमिक नंबर 7 है, ऑड है, तो कितना होना चाहिए था, 7 × 2 = 14 और 1 15, 15 होना चाहिए था, लेकिन है कितना, 14 है। समझ में आ रही बात। उसके बाद में एक क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो 17 × 2 = 34 और 1 कितना आएगा, 35। इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना आता है, 35.5। आई बात समझ। तो इसको एक्सेप्शन भी नहीं मानते वैसे कुछ लोग, ठीक है। 1 2 ये हो गया। उसके बाद में लास्ट आता है आपका आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना, 18, ऑड है, तो कितना होना चाहिए था, वो इवन है, सॉरी, 18 दूनी 36, 36 होना चाहिए था, लेकिन कितना आता है इसका, 40 निकल के आता है। बेटा आपको ये क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। पहले बता चुका था मैं ऑलरेडी। अच्छा, अब एटॉमिक नंबर हम बात करते हैं Z = 21 से लेकर के 30, यानी कि जो आपकी 3D सीरीज होती है, स्कैंडियम से लेकर के आपके कहां तक, ये आपके जिंक तक के लिए, उसको कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। क्लियर है, तो ध्यान से देखिएगा। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि मैं आपके एटॉमिक नंबर लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला मेरा एटॉमिक नंबर है 21, फिर क्या है 22, उसके बाद क्या है 23, उसके बाद क्या है 24, उसके बाद क्या है 25, उसके बाद क्या है 26, उसके बाद क्या है 27, देन क्या हो गया 28, देन क्या हो गया 29, देन क्या हो गया 30। आपने क्या करना, ध्यान से देखना, आपने एक तो 21 को छोड़ देना है और एक किसको छोड़ देना है, 28, 29 और 23 को, यानी कि एक शुरू का और 3 किसके लास्ट के। इन 4 को छोड़ करके, ध्यान से देखना, इन 4 को छोड़ करके आपका अगर कोई भी डाटा ऐसा है जो कि आपका इवन नंबर है,
क्या है भाई, इवन नंबर है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको 2z प्लस 4 करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, 2z प्लस 4 करना पड़ेगा। और अगर आपका कोई भी डाटा ऑड है तो उसका आपको क्या करना पड़ेगा, 2z प्लस 5 करना पड़ेगा। यानी इनमें 1 2 3 4 5 की बात कर रहा मैं। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर आपका इस केस में, इस केस की कहानी थोड़ी सी क्या है, थोड़ी सी बेटा इस केस की कहानी अलग है। अगर आपके यहां से 22 से लेकर के 26 तक की मैं बात कर रहा, अगर आपका एटॉमिक नंबर Z कैसा है, आपका इवन नंबर है। कैसा है भैया, इवन नंबर है। तो एटॉमिक मास किसके बराबर होगा, ये होगा आपके 2z प्लस 4 के बराबर होगा। समझ में आ रही बात, किसके बराबर होगा भैया, 2z प्लस 4 के बराबर होगा। यानी कि एक तो ये वाला इवन है आपका, है एक ये वाला इवन है, एक क्या है ये वाला इवन है, 3 हो गए इवन। अच्छा एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 22। तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा भैया, वो होगा 2 इंटू 22 प्लस 4, 22 दूनी 44 और 4 कितना हो गया 48। हाँ या ना, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। इसका कितना हो गया ए इज इक्वल टू 2 इंटू 24 प्लस कितना आ गया 4, 24 दूनी 48 और 4 कितना हो गया 52, 52 हो गया। इसका देखिएगा क्या है भैया कि ये a आ गया कि a इज इक्वल टू 2 इंटू 26 प्लस में क्या आ गया 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 26 दूनी कितना आ गया आपके 52 और 52 और 4 कितना हो गया आपके 56, यानी कि 56 यहाँ पर इसका एटॉमिक मास हमारा निकल के आ जाता है। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। अच्छा अगर यहाँ पर यही इसी केस में बता रहा हूं मैं, अगर आपका z क्या होगा बेटा, z होगा आपका ऑड नंबर, क्या होगा ऑड नंबर, तो उसके लिए एटॉमिक मास हो जाएगा आपका 2z प्लस 5। क्या होगा भैया 2z प्लस 5 होगा, याद रखना ठीक है। क्या बोला मैंने, एटॉमिक मास होगा 2z प्लस 5 होगा। चलिए तो 23 के बारे में बात करता हूं। 23 का a क्या हो गया आपका 2z बोले तो 2 इंटू 23 प्लस क्या हो गया 5 हो गया। तो 23 दूनी 46 और 5 कितना हो गया 51। हाँ या ना। उसके बाद में यहाँ पर आ जाइएगा a इज इक्वल टू 2 इंटू 25 प्लस क्या हो गया 5 हो गया, 25 दूनी 50 और 5 55 आ गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। उसके बाद में 27 पे आ जाइएगा कि a इज इक्वल टू 2 इंटू 27 प्लस कितना हो गया आपका 5 हो गया, 27 दूनी कितना हो गया 54, 54 और 5 कितना हो गया भैया आपका 59 हो गया। यानी कि ये क्या होता है आपका बेसिकली ये आपका 59 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है, अरे कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात है ठीक है। अब देखिएगा एक्सेप्शन आपको कहां ध्यान रखना, एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना एक तो 28 का और एक किसका रखना 29 का, और इसका आप देखिएगा मैं बता देता हूं बचे हुए जो आपके 3 है। 21 बचा, 21 के लिए हम क्या यूज करते हैं, 21 में हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 3 से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 2 इंटू 22 प्लस कितना आ गया 3 आ गया, तो 22 दूनी 44 सॉरी 21 आ गया। ठीक है भैया इधर ध्यान दीजिएगा 2 इंटू 21 प्लस कितना हो गया 3, 21 दूनी 42, 42 और 3 45, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 45 हो गया। ठीक है आ रही बात समझ में। और लास्ट में देखिएगा आपको कैसे याद रखना, मैं आपको बता रहा लास्ट में अगर आपको ना पता हो क्या नंबर ऐड करना तो लास्ट में क्या ऐड करना है इसमें 3 4 5 को ऐड करना। अच्छा कुछ टीचर्स जो मैंने देखा है, मेरे भी 1-2 टीचर्स ने मुझे यही ट्रिक बताई थी जो मैं अब आपको बताने लग रहा, ये तो थोड़ी सी अलग है। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कहा था कि आपको एक नंबर याद रखना, उन्होंने एक नंबर याद रखने के लिए बोला था। नंबर क्या था, नंबर यह था कि आपको शुरू में भी क्या लिखना 3 4 5 और लास्ट में भी क्या लिखना 3 4 5 लिखना कि नहीं लिखना। उसके बाद में 5 के बाद में फिर क्या लिखना 4, देन फिर 5 4 और देन 5। आई बात समझ में, 3 4 5 4 5 4 5 3 4 5 आ रही बात समझ में। सबसे शुरू के 3 3 4 5, सबसे लास्ट के 3 4 5, उसके बाद में फिर 4 5 4 5 करके आपको क्या करना है रिपीट करना। अब ये तो मैंने ऐड किया, देखो यहाँ पर मैंने ऐड क्या किया 3, यहाँ पर क्या किया 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या है 5 है। यहां तक का तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को फॉलो करता हूं तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरी क्या आंसर जा रहा है। तो 28 का क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 2 इंटू 28 प्लस 3, ये होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था। 28 दूनी कितना हो गया भैया 28 दूनी 61, कौन सा पढ़ा है भाई 28 दूनी 56 आ रही बात समझ। 56 और 3 कितना हो गया 59 हो गया। ऊपर का भी 59 है नीचे का भी 59 है, तो इसे 59 ने लिख करके कितना लिखना है आपको 58.5 लिखना है। ये लास्ट वाले थोड़े से क्या है
इस तरीके से मैंने आपको बताया। समझ में आ रही बात? क्लियर है भाई? अब आ जाओ 29 वाला। इसके अकॉर्डिंग A इज इक्वल टू 2 इंटू 29 प्लस क्या होना चाहिए था? 4 होना चाहिए था। क्या वैल्यू होनी चाहिए थी? 29 दूनी 58, 58, 58 और 4 62, 62 की जगह बस कितना याद रखना, आना तो 62 चाहिए था, लेकिन 62 की जगह क्या यूज करना है? 63.5 का यूज करना है। देखो तुम्हारी किस्मत है, अगर तुम्हें एग्जाम में मोलर मास मिल गए, उम्मीद ना करियो किसी भी एक चीज की। आ रही बात समझ में? किस्मत है, एग्जामिनर तुम्हें इनका मोलर मास दे दे, उम्मीद नहीं करनी किसी की भी। समझ में आ रही बात? लास्ट वाला आ जाइएगा 30 वाला। ये क्या है आपका? ये आ गया आपका A इज इक्वल टू 2 इंटू क्या हो गया? 30 प्लस में क्या ऐड कर दिया? 5 इज इक्वल टू क्या हो गया? 30 दूनी 60 और 5 क्या हो गया? 65 हो गया। तो ये बेटा आपके 21 से लेकर के 30 तक के एटॉमिक मास भी मैंने याद करने की ट्रिक आपको क्या कर दी? बता दी। आ रही बात समझ? इसके अलावा 2-3 चीजें और हैं जिनका एटॉमिक मास आपको क्या रखना है? याद रखना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, वे 2-3 चीजें क्या है देखिएगा। जैसे कि आपका Ag आता है सिल्वर और एक आता है Au आपका गोल्ड है। आ रही बात समझ में? क्लियर है भैया? Ag का एटॉमिक मास होता है 108। कितना होता है भैया? 108 होता है। अच्छा 108 का उल्टा करना ना, मतलब 8 और 0 को उल्टा कर दियो, कितना बन जाएगा? 180। एक नीचे आ गया तो 180 में से एक घटा तो कितना आ गया? 179। दो तो एटॉमिक मास आपको बेटा ये याद रखने हैं। समझ में आ रही बात? बड़े फ्रीक्वेंटली यूज हो सकते हैं। ठीक है भैया? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का। एक आपको याद करना ब्रोमीन का और एक याद रखना है आपको आयोडीन का। तो मैं ब्रोमीन का लिख देता हूं। ब्रोमीन का कितना है? 80 और आयोडीन का कितना है? 127। इतने एटॉमिक मास आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मोल के क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो बेटा इतना एटॉमिक मास आपको मालूम होना चाहिए, तब आपके जाकर क्या होगा? बात बनेगी। समझ में आ रही बात आपके? अरे क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात है तो ये ध्यान से देखना। ये मैंने सारी चीजें लिख दी। 1 to 20 की कहानी क्या है, 21 से लेकर के 30 कहानी क्या है, इस वाले पैटर्न पे याद करके 4 एक्सेप्शन याद रखना चाहते हैं आप ऐसे कर सकते हैं, और ये 3-4-5 वाला कॉन्सेप्ट पे बेस पर करना चाहें आप तब कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितनी देर की रिकॉर्डिंग हुई? 36 मिनट की। चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई ठीक है। चलिए अब हमारा टाइम आ गया क्वेश्चन का। आज का हमारा मोल कॉन्सेप्ट का जो पहला टॉपिक था वो क्या हो गया बेटा? वो खत्म हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। समझ में आ रही बात? चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है गुरुजी सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स निकालने। जी क्या निकालने? नंबर ऑफ मोल्स। आशीष इधर ध्यान दे बेटा। कैलकुलेट क्या करना? हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तो सर हमारे पास 3 फॉर्मूले थे, एक नंबर वाला, एक वेट वाला, एक वॉल्यूम वाला। तो आपको क्वेश्चन में ये पहचानना है कि यहाँ पर आपको क्या गिवन है, नंबर गिवन है, वेट गिवन है कि वॉल्यूम गिवन है। तो आपको क्या निकालना? नंबर ऑफ मोल्स निकालने। अगर 3 इंटू 10 की पावर 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 आपको गिवन है। अब मुझे बताइएगा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? नंबर वाला लगेगा, वेट वाला लगेगा कि वॉल्यूम वाला लगेगा? नंबर वाला, क्योंकि आपको वॉल्यूम में कोई लीटर पीटर एमएल की यूनिट नहीं दिख रही, वेट में ग्राम किलोग्राम को कुछ नहीं दिख रहा, एक नंबर लिखा हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा? नंबर वाला। नंबर का फॉर्मूला क्या था? n इज इक्वल टू गिवन नंबर ऊपर अपॉन में क्या था? एवोगैड्रो नंबर। अच्छा गिवन नंबर कितना था भैया हमारा? यहाँ पर गिवन नंबर है हमारा 3 इंटू 10 की पावर 12। एवोगैड्रो नंबर है वैसे बेसिकली हमारा 6.022, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं आप एवोगैड्रो को। आ रही बात समझ में? यहाँ पर 3 कंप्लीट है तो कंप्लीट की जगह फिर क्या ले सकते हैं? यहाँ पर 6 ले सकते हैं। 6 इंटू 10 की पावर 23। नहीं आ रही समझ में बात? क्लियर है? तो ये क्या आ गया? ये आ गया 3 दूनी 6, या डायरेक्ट काट दो आप 6 पंजे 30। ये क्या हो गया आपका? 0.5 हो गया। 10 की पावर 23 ऊपर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा, 10 की पावर 12 प्लस का, 10 की पावर 23 माइनस का, क्या बचेगा? 10 की पावर माइनस का 11 बचेगा। पॉइंट हटाएंगे जस्टिफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मोल्स यहाँ पर आपको क्या होते हैं बेटा? मिलते हुए नजर आते हैं। बोलो भाई यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है अगला क्वेश्चन हम देखिएगा क्या गिवन है आपको? 0.03 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोला मैंने? 0.03 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है क्लियर है? अब मुझे बात बताइए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर? वेट वाला। तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला लगेगा सर? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है? 0.03। मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का कितना है? वैसे 100 होता है, लेकिन कैलकुलेट करना यहीं पर सीख लीजिएगा। देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, मतलब इवन नंबर है, तो एटॉमिक मास कितना हो गया? 40। तो ये क्या निकल के आ गया तुम्हारा? 40। कार्बन का कितना? एक का 12, एक ऑक्सीजन का 16, 3 का कितना हो गया? 48 हो गया। समझ में आ रही बात?
48 और 12 60, 60 और 40 क्या हो गया भैया 100 हो गया। तो ये आपको याद रखेगा 100 ग्राम पर मोल, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल का भार कितना है 100 ग्राम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 0.03 इंटू कितना आ गया 100 आ गया, हाँ है ना। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से जस्टिफाई करना लगू तो पॉइंट हटा करके नीचे भी क्या लगा दूंगा, एक और 100 लगा दूंगा। अब 2 है ना, तो क्या बन जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, इतने मोल यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ। हाँ भाई समझ में आ रही क्या बात आपके? तो ये क्या था आपका नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका था, आसान थे, आसान थे भैया। चलिएगा अब हम चलते हैं सेकंड तरफ को, क्या निकालने जी इस बार हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने जी। और गिवन प्रॉब्लम क्या है, लीटर वाला डाटा गिवन है। अरे सर ये कैसे करें, हमें तो पता नहीं रहा, हमें कैसे होगा? कोई बात नहीं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मालूम है, क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है सर गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 इज इक्वल टू नंबर अपॉन नंबर, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, इसे देखकर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या लग रहा तुम्हारे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? नंबर वाला, हाँ या ना? इसको देख करके कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वॉल्यूम वाला, हाँ या ना? तो आप इस वाले फॉर्मूले को हटा दो, इसका कोई काम नहीं है, ये दोनों वैल्यू यहां से उठा लो। चलिए, जब आपने दोनों वैल्यू यहां पर उठाई तो ध्यान से देखिएगा, तो वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय क्या बैठा 22.4 लीटर किसके बराबर होगा? नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा, हाँ या ना? क्या पूछा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा। देखो यहां पर पता होना चाहिए कि आपको क्या गिवन है और क्या पूछ रहा। कभी कभी आपको यहां पर मॉलिक्यूल्स दे देगा और एटम पूछ लेगा। अब बच्चे वहां पर डायरेक्ट नंबर निकाल देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको यहां पर क्वेश्चन में मॉलिक्यूल गिवन है तो जो आप नंबर निकलेगा वो मॉलिक्यूल्स का निकलेगा। मैं अगले एग्जांपल में समझाऊंगा, सर डोंट वरी। तो मुझे यहां से क्या निकालना, यही तो नंबर निकालना। तो नंबर निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, ये Na की मल्टीप्लाई यहां कर दूंगा, तो Na इंटू कितना हो गया वॉल्यूम डिवाइडेड बाई कितना आ गया 22.4। Na को तो मैं Na रख दूं, कोई दिक्कत वाली बात है? या 6 इंटू 10 की पावर 23 भी आप रख सकते हैं। वॉल्यूम कितना हो गया मेरा 1.4, ये कितना हो गया आपका 22.4 आ गया। समझ में आ रही बात भैया आपका, क्लियर है? चलिए, ये 4 से क्या हो गया भैया, 4 खत्म हो गया, ये कटेगा भाई 14 एकम 14, बचे आपके कितने 8, 14 6 84, यानी कि कितना हो गया 1/16 ऑफ Na, इसका क्या आ गया करेक्ट आंसर आ गया। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या है भाई मौजूद है। समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है? आप चाहे तो Na की वैल्यू भी रखकर इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिएगा कि Na की वैल्यू रखिए। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप केमिस्ट्री के या फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार ऑप्शन जरूर देख लें कि आंसर किस टर्म में दे रखा। हो सकता है आपको Na की वैल्यू रखनी पड़े, या हो सकता है कि Na की वैल्यू रखने की जरूरत ना पड़े। नहीं आ रही समझ में बात? अरे भाई क्लियर है? चलिए, अब अगला क्वेश्चन यही है। अगले क्वेश्चन में क्या था? अगले क्वेश्चन में था कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, क्या लगना नंबर वाला, क्या गिवन है मोल गिवन है, इस कंपाउंड के अंदर गिवन है। आ रही बात समझ? क्लियर है? चलिए, तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे ऐसे सर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, एक तो हमारा फॉर्मूला है नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर वाला, यही फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल गिवन है, एवोगैड्रो नंबर नहीं गिवन है, तो यहां से क्या निकाल लेंगे नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू में क्या आ गया हमारा Na। आ रही बात समझ? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.02। अच्छा, Na को ऐसे ही रख लो, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये क्या आ गया हमारे, ये आ गया नंबर ऑफ एटम होंगे क्या? नहीं बेटा, ये क्या निकले, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकले। ये आपको क्या रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला डाटा आपका नंबर ऑफ एटम्स का नहीं निकला। सर आपको कैसे पता लगा? ध्यान दीजिएगा बेटा, जो यहां पर ये दे रखा है ना, ये क्या है, ये आपका मॉलिक्यूल है। क्या है भाई? मॉलिक्यूल है, ये एटम नहीं है। समझो बात को, जो डाटा आपको गिवन है उसी का ही नंबर यहां पर निकलेगा। अगर यहां पर केवल एक सिंगल एटम होता तो जो नंबर तुम यहां पर निकाल रहे हो वो एटम का ही निकल का था, लेकिन यहां पर एक मॉलिक्यूल है, ग्रुप ऑफ एटम है, मल्टीपल एटम है। और इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने एटम है काउंट करके बताओ। 4 पोटेशियम के, 1 आयरन का, कितने हो गए 5, 6 कार्बन के और 6 नाइट्रोजन के, 6 6 12 और 5 कितने हो गए 17। यानी कि इस मॉलिक्यूल में टोटल 17 एटम है, एक एटम नहीं है। तो अगर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलेंगे और एक मॉलिक्यूल में 17 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना आएगा सर? नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 17 इंटू 0.02 इंटू Na। अरे करना क्या नहीं करना भाई? 17 दूनी क्या हो गया आपका 34 हो गया, 17 दूनी क्या हो गया आपका 34 हो गया। तो 2 के बाद में क्या लगा देंगे भैया 0.34 Na, इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बेटा ये आपने क्या रखना है, ये आपने ध्यान रखना है।
समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है। तो ये छोटी सी गलती है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। क्या गिवन है डाटा यहाँ पर, ये मॉलिक्यूल का डाटा गिवन है, एटम्स नहीं है भाई। आ रही बात समझ में। जैसे मैं अगला एग्जांपल आपको लेकर के दिखा देता हूं, देखिएगा कहां गया हमारा वो अगला एक क्वेश्चन हो रहा है, ये देखिएगा वेट ऑफ पीस ऑफ कॉपर। अब ये अकेला एटम गिवन है यहां पर, समझ रहे तुम बात को। तो अब जब आप नंबर निकालोगे वो एटम का नंबर निकलेगा। यहां पर क्या गिवन है, वेट गिवन है। क्या निकालना तुम्हें, नंबर ऑफ एटम निकालना। तो दो फॉर्मूले इन्वॉल्व हुए यहां पर नंबर ऑफ मोल्स के, एक हुआ वेट अपॉन मोलर वेट वाला, आ रही बात समझ में, और एक क्या हुआ भैया, नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर वाला। इस बार ये जो नंबर निकल रहा है ये क्या है, ये एटम ही है, क्योंकि यहां पर क्या गिवन है, एटम गिवन है। समझो बात को, ये बहुत माइनर सा डिफरेंस है। तो नंबर इज इक्वल टू क्या हो गया, वेट इनटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मोलर वेट। अच्छा वेट कितना है यहाँ पर 66.35 इनटू में क्या आ गया Na। अच्छा डिवाइडेड में क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है कॉपर का 63.5, याद हो जाने चाहिए, ठीक है। आरी बात समझ में, क्लियर है। ये क्या था आपका, ये आपका हो गया। अच्छा कितने क्या करेंगे, ये 10 टाइम्स कट जाएगा, आरी बात समझ में, तो कितना आ जाएगा 1/10 ऑफ Na। ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ में आ रही भाई बात आपके, क्लियर है। चलिए उसके बाद में एक क्वेश्चन और है, दो क्वेश्चन हमारे और रहे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। नंबर ऑफ कैलकुलेट क्या निकालना, मोलर मास निकालना। क्या गिवन है आपको, वेट गिवन है, और क्या गिवन है आपको, वॉल्यूम गिवन है। तो कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, वेट और वॉल्यूम वाला लगेगा। आ रही बात समझ में, हिंट दे देता हूं मैं, हिंट क्या लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन क्या होगा, मोलर वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय कितना आ गया 22.4। आ रही बात समझ में। ये वैल्यू आपको निकालनी मोलर MW वाली। ये डाटा वेट गिवन है 0.2 ग्राम, वॉल्यूम गिवन है 3.6 लीटर, ये आपका सारा डाटा गिवन है। MW की वैल्यू निकालनी, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका कि इन 35.5 ग्राम क्या है भैया, ये वेट गिवन है, गैस है, इतने मॉलिक्यूल क्या गिवन है, ये नंबर गिवन है। तो क्या निकालना आपको, मॉलिक्यूलर वेट निकालना। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू क्या लगेगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर गिवन है 3.11, ये 011 इंटू 10 की पावर 23। एवोगैड्रो नंबर आपको मालूम ही है, W कितना गिवन है यहाँ पर 35.5 ग्राम। क्या निकालना, मॉलिक्यूलर वेट आपको उस गैस का निकाल के चलना है। ये दो क्वेश्चन आपके लिए क्या रहे बेटा, ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहे, ध्यान से देखिएगा। ये भी एक कहाँ गया, एक ये भी आपके लिए क्या रहा, होमवर्क। होमवर्क कुछ नहीं रहा, बस अब आंसर कैलकुलेट करना। समझ में आ रही बात, अरे क्लियर है भाई, ठीक है। चलिए अब लास्ट में मैं आपको जरा एक चीज दिखा देता हूं। एक हमारा एटॉमिक मास का हमारी टेबल है एटॉमिक मास की, ठीक है। वो टेबल में मैंने आपको कुछ एटॉमिक मास लिख रखे हैं, तो वो एटॉमिक मास आपके क्या रखने बेटा, वो एटॉमिक मास आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है भाई, ठीक है। तो सारे तो नहीं याद रखने, लेकिन कुछ कुछ आपको क्या रखना है, कुछ कुछ आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। चलिएगा ये लिस्ट है हमारी, ये मैं उन्हीं नोट्स में ऐड कर देता हूं। ये मैंने कल टाइप करा ली थी, टाइप किया, इसका फोटो बनवा लेता। चलिएगा इतने सारे याद नहीं करने आपको, ठीक है। वो तो एक टीचर के कीड़ा सा रहना थोड़ा सा ज्यादा करने का, तो वो इस वजह से ऐसा करते हैं, ठीक। तो सर याद कौन कौन से करने हैं वो देखिएगा। मैं देखो अमोनिया का 17 है, ये याद करना। वाटर का 18, आंख बंद करके पता होना चाहिए। CO2 का 44, HNO3 का 63, H2SO4 का 98, HCl का 36.5, NaCl का 58.5, KCl का ये, CaCO3 का 100, कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम ऑक्साइड इग्नोर कर सकते हैं, हाइपो सॉल्यूशन का इग्नोर कर सकते हैं, H3PO4 का 94 है, 98 है, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। उसके अलावा KMnO4 का 158, K2Cr2O7 का 294, सोडियम कार्बोनेट 106, सोडियम बाइकार्बोनेट का 86, याद रखिएगा। और सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा और कपड़े धोने वाला सोडा, दो होते हैं ना। आप खाने वाला सोडा यूज कर सकते हैं, खाने वाले सोडे में की जगह पर कपड़े वाला सोडा यूज नहीं कर सकते, आरी बात समझ। उसके अलावा मीथेन का 16, इथेन का 30, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। प्रोपेन का याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। मिथेनॉल का क्या हो गया आपके, ये 32 हो गया। एसीटोन का 58 है, एसिटिक एसिड का 60 है, ऑक्जेलिक एसिड का 90 है, क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड का 126 है, ग्लूकोज का 180, फ्रक्टोज का भी 180, सुक्रोज का क्या हो गया 342 हो गया। बाकी तो और कोई नीचे ऐसा याद करने की कोई सी जरूरत नहीं है, तो आप ये छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये बीच में ये गया यहाँ से, ये इतने फॉर्मूले आपने क्या करने हैं, लिस्ट पे लिखने हैं,
समझ में आ रही बात? रोजाना उसे देखना है और माइंड में आपके आ जाएंगे। समझ में आ रही बात? ये फॉर्मूले इतने, और बाकी जो इसमें नहीं है वो आपको निकालने क्या कर दिए, सिखाई दिए। समझ में आ रही बात? तो ये था बेटा हमारा मोल कॉन्सेप्ट का फर्स्ट लेक्चर, जिसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट का हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हमने क्या कैलकुलेट कर लिए, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना सीख लिया। 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर होमवर्क दिए हैं और कुछ क्वेश्चन आपको आज क्या मिलेगी, डीपीपी मिलेगी। आ रही बात समझ में? तो इस लेक्चर को क्या करें, अपना ध्यान से देखें, नोट्स बनाते चले, सेम डे पर बनाएं, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर आपको मिलेगा डेली सुबह 9 बजे यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा, सुबह 9 बजे। समझ में आ रही बात? ठीक है, 10 बजे बल्कि, सॉरी 9 कर रहा हूं मैं, 10 बजे सुबह में यूट्यूब पे क्या हो जाएगा, मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा, और डीपीपी शाम तक आपको उसकी अवेलेबल हो जाएगी, नेक्स्ट डे नहीं होगी। तो भैया उसके नोट्स डेली के डेली बनाइए, फिजिकल केमिस्ट्री है, और इनऑर्गेनिक में तो चल गया जैसे भी था, जल्दबाजी थी, टेस्ट का सिलेबस का पोर्शन था, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पर इस बार क्या ध्यान रखना है आपको कि ये क्या करना है, साथ के साथ सेम डे पर नोट्स के बनाते हुए चले। हालांकि नोट्स वाली पीडीएफ आपको मैं ग्रुप में दे दूंगा, लेकिन नोट्स बनाए, वीडियो देख करके बनाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। समझ में आ रही बात? और अगला जो कल हमारा सेकंड चैप्टर चलेगा मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, उसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट। जैसे नंबर ऑफ मोल्स पढ़ा, ऐसे ही क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी होगा, कल हम उसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए, समाप्त हुए।